चलिए, पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। क्या पढ़ेंगे? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, जिसको बोला जाता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ये सीजीपीएससी मेंस का टॉपिक है। पेपर 7 भाग 1 का टॉपिक है। तो है क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम? अब इसमें देखिए, भ्रष्टाचार संपूर्ण हम लोग के देखेंगे भारत में जो है इंडिया लेवल में लागू होगा ना, ये छत्तीसगढ़ लेवल के लिए नहीं है। मतलब छत्तीसगढ़ बस में लागू नहीं हो, सभी जगह लागू हो। तो भ्रष्टाचार निवारण, इसको बोलने का मतलब ये है कि मतलब जैसे कि आप धन से रिलेटेड कोई आप भ्रष्ट करते हो, मतलब कोई अपराध करते हो, किसी को किसी वर्ग काम करने के लिए आप क्या है कहीं पैसा देते हो, या किसी काम को ना करने के लिए आप कहीं पैसा देते हो, घूस देते हो, जो भी, तो भ्रष्ट कहलाएगा। और जाके मतलब तो उसको किसी व्यक्ति को मतलब आप पैसा दे के वो काम करवा लोगे आप, है ना। लेकिन इसको अगले व्यक्ति जो ईमानदार है उसका तो मतलब नुकसान हो जाएगा। तो ये सब को दूर करने के लिए ना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 लाएगा, ताकि जो लोक सेवकों, जो व्यापारी लोग जो हैं पैसा उसे धन संबंधित अपना काम निकालने के लिए धन रिलेटेड कुछ भी गिफ्ट उफ्ट सामान दे देते हैं और अपना काम भी करवा लेते हैं। तो इन सब को रोकने के लिए ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लाया गया। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ये सभी के लिए, राजनीतिक हो गया, प्रशासनिक रूप तंत्र में एक नियंत्रण स्थापित करता है। इसको लाने से नियंत्रित रूप से धन का जो है, कहीं बहिर्गमन हो गया, किसी को कई लोग ज़्यादा जमा कर लेते हैं पैसा, है ना, गैर कानूनी तरीके से, तो एक नियंत्रण बना के रखता है जो उनको दबाव के रूप में शामिल है। दबाव मतलब दबाव बना के रखिए। तो ये निवारण अधिनियम उनके जो मतलब सही मतलब नियम कानून से चलेगा तो कोई सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब कोई व्यक्ति की मतलब मान मर्यादा, जिसके पास धन नहीं है और जिसके पास धन है, आप देखेंगे कई नौकरी में आप देखेंगे पैसा वैसा दे के कई लोग लग जाते हैं। पैसा उसे दे रहे हैं तो इसमें भ्रष्ट है वो, है ना। जो कम योग्यता रहे उसको ले लेंगे, और जो ज़्यादा योग्यता है वो घर में बैठा है पैसा ना होने की वजह से। तो ये सभी के लिए उसको रोकथाम के लिए लाया गया। चलिए, इसमें धारा कितने कितने बताता हूँ। इसमें मैं अध्याय इसमें है, देखिए 5 अध्याय हैं इसमें। धारा इसके 31 धारा है, ठीक है। अब प्रारंभ इसमें देखिए, प्रारंभिक इसमें पहला तो इसमें अध्याय पहला देखिए, इसमें 1 और 2 शामिल है। 1 और 2 आपका अध्याय 1 में शामिल है। इसमें पहला धारा 1 में है संक्षिप्त नाम। जान रहे हो आप, पूरे भारत में लागू है ये संक्षिप्त नाम और विस्तार, ठीक है। धारा 2 में देखिए, ये समस्त नागरिकों पर लागू। अभी जैसे सभी पर लागू, ये जैसे अब भारत के बाहर भी रह रहे हो, भारत के बाहर अगर वो भारत का नागरिक है, अगर वो अपराध करता है तो सब इसमें शामिल होंगे, है ना। भारत के बाहर के भी और भारत के अंदर भी सब इसमें शामिल होंगे। धारा 2 देखिए, इसमें परिभाषा इसमें शामिल है। तो इस संदर्भ में परिभाषा कौन कौन सी किसका किसका दिया है। एक तो काम में दिया गया निर्वाचन के बारे में इसमें सम्मिलित किया गया। तो विधि के अधीन, जैसे मतलब किसी माध्यम से आपकी संसद या किसी विधानमंडल के क्या करते हैं, लोक सेवक जो हैं प्राधिकरण के चयन में जो कराया गया चुनाव होता है, तो निर्वाचन होता है। मतलब चुनने के लिए, मतलब कोई किसी व्यक्ति को आप लोक सेवक में से, जनता में से चुनोगे तो उनका निर्वाचन होता है, इलेक्शन जिसको बोला जाता है। लोक कर्तव्य की परिभाषा दी गई है। ये सब तो जान रहे हो, लोक कर्तव्य इसमें सब क्या है। लोक सेवक हो गए,
लोक सेवक, ठीक है, इसका हो गया लोक सेवक हो गया। चलिए ग तक हो गया। अभी जैसे जो लोक कर्तव्य का पालन करने में कोई फीस कमीशन के रूप में पारिश्रमिक अगर पाता है, जैसे कि अभी लोक सेवक वही है जो आप किसी कार्य को कर रहे हो। लोक सेवक मतलब जो सरकारी ऑफिसर किसी कार्य को करने के लिए और उसको वेतन मिलता है, जो लोगों से संबंधित कार्य करने के लिए, तो आपका लोक सेवक है वो। इसमें बहुत सारे इसमें शामिल होते हैं, शिक्षक उक्षक हो गए, कर्मचारी होंगे, जो नगर निगम में संबंधित हैं उन लोग लोक सेवक कहलाएंगे। आपका मुख्यमंत्री भी लोक सेवक कहलाता है, और उसके नीचे के कई सारे वो नहीं कहलाते, इसमें लोक सेवक सम्मिलित नहीं होते। अध्याय इसमें दूसरा देखिए, इसमें है 3 से लेकर 6 तक इसमें सम्मिलित है। तो धारा 3 में देखिए, धारा 3 में शामिल है विशेष न्यायाधीश नियुक्ति करने की शक्ति। विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति करने की शक्ति, नियुक्ति करने की क्या शक्ति। धारा 3 के तहत विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति करने की शक्ति इसमें दिया गया है। इसमें केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार कोई भी अपराध विचारण के लिए विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकेगी। तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार अगर उनको लगे कि अपराधों का निराकरण करने के लिए कोई व्यक्ति की ज़रूरत है, न्यायाधीश की ज़रूरत है, तो अपने पसंदीदा अनुसार सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश के या जो कोई भी न्यायाधीश उनको ज़रूरत लगे, मतलब उचित लगे, उन लोग उनकी नियुक्ति कर सकते हैं। नियुक्ति करने की शक्ति किसको है? राज्य सरकार, और केंद्र में आपका केंद्र सरकार। नियुक्ति की शक्ति इनको है ना। चलिए धारा आपका 4 में आते हैं। अब जैसे विशेष जो न्यायाधीश हैं, विशेष न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों को क्या बोला जा रहा है इसमें? विशेष न्यायाधीशों द्वारा जो विचारणीय मामले हैं, विचारणीय मामले या मुद्दे, जो मुद्दे हैं, विचारणीय मुद्दे जो चल रहे हैं, और धारा 3 के तहत जैसे अपराध विशेष न्यायाधीश द्वारा ही विचारणीय होंगी। इस अधिनियम का मतलब अगर कोई अपराध मतलब द्वारा जो देखा जा रहा है इस न्यायाधीशों के द्वारा, तो आपका विशेष न्यायाधीशों के जो चुने गए हैं उसी के द्वारा ही देखा जाएगा, किसी और के द्वारा नहीं देखा जाएगा। जो केंद्र सरकार जो चुना है ना, उसी के अनुसार ही मतलब होगा। मतलब और इसमें 1973 के तहत दंड भी प्रावधान किया गया है। धारा 5 में दिया है, एक तो प्रक्रिया दिया गया है ना, कैसे शुरुआत होगा, और एक विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति क्या दिया है? विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति या शक्तियाँ। विशेष न्यायाधीशों की शक्तियाँ कौन कौन से शक्तियाँ? धारा 5 में दिया है विशेष न्यायाधीश की अभिव्यक्ति जो विचारणीय। अभी जैसे इसमें प्रक्रिया बताऊँ, प्रक्रिया मतलब क्या? प्रक्रिया मतलब बोलने का मतलब ये, प्रक्रिया मतलब जैसे कि अभी जैसे कुछ भी, जैसे कि कोई वारंट जारी करना है, सामान जारी करना है, तो मजिस्ट्रेट जो रहेगा इसका जो इस मतलब अधिनियम के द्वारा जो चुना रहेगा, वो क्या होगा, इस नियम का ही पालन करेगा, है ना। जो 1973 का संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता का नियम है, जो बुलाने का प्रक्रिया रहेगा, उसी के तहत इसको लाया जाएगा, मतलब बुलाया जाएगा, पालन किया जाएगा। अब ये विशेष न्यायाधीश की शक्तियाँ क्या थी, तो क्या कर सकता है, इस जो नियम के अनुसार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जो दंड का प्रावधान किया है, उसके अनुसार क्या कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को दंड दे सकती है या माफ़ भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं, माफ़ नहीं कर सकती, उसको दंड देने का सिविल शक्तियों का, जो कृत्यों का पूरा प्रयोग करेगी। जो सिविल अधिकार रहेगा और जो फौजदारी भी रहेगा, दोनों का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, इस्तेमाल कर सकती है। कौन कर सकते हैं? न्यायाधीश कर सकते हैं।
6 में देखिए, संक्षिप्त विचारण की शक्ति। अब संक्षिप्त विचारण की शक्ति क्या है? संक्षिप्त विचारण मतलब जो कि जैसे कि आप लोग देखे होंगे, कोई आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बना होगा, देखे होंगे। कोई आदेश का पालन निर्देश का जैसे उल्लंघन करते लोक सेवक द्वारा किए जाने पर, लोक सेवक द्वारा जो किए जाने पर आदेश कर दिया है ना, और उसका निर्देश का उल्लंघन कर रहे हैं, तो 1 वर्ष का कारावास इसमें प्रावधान किया गया है। क्या किया गया? 1 वर्ष का। विशेष न्यायाधीश किसको प्राप्त है? ये प्राप्त है आपका न्यायाधीश को। कौन से न्यायाधीश को? आपका जो विशेष न्यायाधीश जो आप इसमें चुना जाएगा। तो विशेष न्यायाधीश किसमें चुना जाएगा, इसको मतलब इसमें शामिल है। अब ये बोलने का मतलब ये है, अभी जैसे कोई आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कोई निर्देश देता है, या उसमें कुछ लिखा हुआ है, कोई बात लिखी हुई, कोई निर्देश दिया गया है, उसके तहत अगर कोई अपराध करता है, कोई उल्लंघन करता है, लोक सेवा का मतलब उल्लंघन करता है, कोई सरकारी कर्मचारी उल्लंघन करता है, तो उसके लिए क्या है? 1 वर्ष कारावास। दोष सिद्ध होने पर दंड का प्रावधान किया गया है, 1 वर्ष का कारावास। 1 वर्ष कारावास का दंड उसको दिया जाएगा। समझे? इसका मतलब यही है। अध्याय 3 में देखिए, अध्याय 3 में दिया है अपराध और शास्तियाँ। शास्तियाँ मतलब क्या? दंड। अपराध और शास्तियाँ दंड दिए, पेनाल्टी जिसको बोला जाता है। ऑफेंस कोई करेंगे आप लोग तो उसके लिए दंड का भी इसमें प्रावधान किया गया। ये लगभग 7 से आपका 16 तक है इसमें उल्लेख धारा में। तो धारा 7 में देखिए, 7 में उल्लेख है, लोक सेवक को आप कोई पैसा दे रहे हैं, कोई लोक सेवक है, कोई कर्मी सरकारी ऑफिसर है, कोई रिश्वत कोई देता है, रिश्वत कोई आप देते हो, दिए जाने से संबंधित है, संबंधित अपराध इसमें शामिल होगा। अब इसके अंतर्गत शामिल क्या है इसमें बताता हूँ। जैसे लोक सेवक को रिश्वत अभी देने के लिए मतलब कोई व्यक्ति है, जैसे कि आप लोक सेवक को रिश्वत दे रहे हो स्वयं या फिर कोई अन्य लोक सेवक द्वारा, है ना, कोई स्वयं, जैसे मान लो जैसे कोई एक व्यक्ति है, आप दूसरे व्यक्ति को दे रहे हो, मतलब लोक सेवक को किसी को दे रहे हो, या कोई लोक सेवक है और दूसरे लोक सेवक को दे रहे हैं किसी कार्य को करने के लिए, कर्तव्य का जो पालन करने के लिए अनुचित तरीके से, मतलब किसी धन से रिलेटेड संबंधित उसके कोई बेईमानी पूर्वक काम करने के लिए तैयार हो जाता है और लाभ प्राप्त करने के लिए अनुचित कार्य करता है या प्रयास करता है, या कोई अपने कर्तव्य का पालन अनुचित ढंग से करता है, कुछ हद तक कुछ छोटे चंद पैसों के लिए, लाभ के लिए काम करता है, बेईमानी करता है, तो उसके लिए क्या है? दंड सजा का प्रावधान किया है। तो न्यूनतम इसका है 3 वर्ष दंड का प्रावधान किया गया है, 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष कारावास, और अर्थदंड भी लगेगा, मतलब जुर्माना भी साथ में, अर्थदंड भी इसमें लिया जाएगा। इसी लोक सेवक को आप किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध, बोलने का मतलब ये एक तो हो गया, इसमें किसी लोक सेवक को आप रिश्वत दिए जाने संबंधित अपराध है। ये दूसरा है आपका किसी लोक सेवक को रिश्वत देने संबंधित अपराध।
इसमें जो बताया हूँ ये लोक सेवक, ये वाला लोक सेवक से रिश्वत देने से ये लोगों द्वारा रहेगा, ये ना कोई नॉर्मल आम व्यक्ति रहेंगे। लोगों में कौन सा आम व्यक्ति इसमें शामिल होंगे, आम रहेंगे। ये आपका लोक सेवक के लिए रहेगा। जैसे कोई लोक सेवक, एक व्यक्ति लोक सेवक है, या तो खुद मतलब किसी जाएगा किसी और दूसरे लोक सेवक को देगा, या तो दूसरे के द्वारा लोक सेवक को बोलेगा जा भाई उसको तो बोलेगा ऐसे करके, जा भाई उसको दो पैसे दो, काम करे कैसे, है ना, समझे। इसमें जो 8 में है आम व्यक्ति जो है, इसमें जाके लोक सेवक को बोलेगा रिश्वत देगा, क्या बोलेगा, अनुचित कार्य करने के लिए, अनुचित कार्य के लिए बोलेगा, कुछ रुपयों के लिए या कुछ गिफ्ट इनाम उनाम के लिए बोल सकता है। तो ऐसा अगर कोई उकसाने का प्रयास करता है, इनाम देने का प्रयास करता है, प्रेरित करता है उसको, तो दंड का इसमें प्रावधान किया गया है 7 वर्ष तक कारावास, साथ में जुर्माना प्लस इसमें रहेगा, जुर्माना भी इसमें शामिल रहेगा, इसको याद रखिए। धारा 9 में आई है। अब जैसे कोई वाणिज्यिक हो गया है ना, व्यापारिक संगठन हो गया, कोई व्यापारिक संगठन है, उद्योग विभाग से रहेंगे कोई द्वारा किसी लोक सेवक को, किसी लोक सेवक को क्या दे रहे हो, रिश्वत दे रहे हो, रिश्वत दे रहे हो। व्यापारिक संगठन है कोई, मैं जो बोल रहा हूँ इसमें समझो आप, कोई व्यापारिक संगठन या वाणिज्यिक संगठन है द्वारा, कोई व्यापारी है, बड़ा उद्योगपति है, व्यापारी है, वो क्या करते हैं, लोक सेवक को रिश्वत देते हैं, ये काम करो वो काम करो, और ले भी लेते हैं आजकल तो जान रहे हो। तो अपराध कर रहे हैं ना, तो अगर ऐसा मतलब जो लोग करते हैं आपको अनुचित कार्य के लिए, इसमें भी अनुचित कार्य करवाएगा, मतलब ऐसा तो नहीं का मतलब तभी तो पैसा दे रहा है, ऐसा ही काम रहेगा कि पैसा थोड़ी देगा। तो उसको वादा करता है, देने का वादा करता है, तो जुर्माना इसमें लगाया जाएगा। उस पर दंड के लिए उसको दंडित किया जा सकता है, या जुर्माना भी लिया जा सकता है, दोनों का प्रावधान है इसमें। अब जैसे एक वाणिज्यिक संगठन है ना, वाणिज्यिक ही संगठन है, एक कोई संगठन है, एक भार साधक है, क्या साधक, भार साधक व्यक्ति का अपराध का दोषी होना, का अपराध का दोषी होना इसमें शामिल है। अब है क्या इसमें, मैं बोल रहा हूँ इसमें क्या बोले, अपराध का दोषी हो, इसमें बोलने का मतलब है भार साधक वाणिज्यिक संगठन, भार साधक व्यक्ति का अपराध दोषी होना, मतलब अभी मान लो कोई वाणिज्यिक संगठन है, कोई व्यापारिक संगठन है, जैसे अभी उद्योग विभाग है, तो आपका जैसे कि कोई रिश्वत उश्वत देता है कोई, है ना, दोषी है किसी अपराध से, तो उसका जो सचिव है या प्रबंधन है, वो जाके किसी लोक सेवक को जाके कुछ देता है या देने का वादा करता है और दोष सिद्ध हो जाता है, तो उसको दंड, उस सचिव को या प्रबंधन को, मतलब उसको दंड देने का मतलब न्यूनतम उसको 3 वर्ष सजा। दोषी सिद्ध होगा तो अब ना, दोषी होने से पहले तो उन लोग तो छूट जाते हैं, पता नहीं चलता है। 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष, जुर्माना, अर्थदंड से, ये सब शामिल होंगे इसमें। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। वाणिज्य संगठन अब कोई भार साधक व्यक्ति होंगे उसमें करेंगे तो उनका अर्थदंड उसमें लिया जाए। अब जैसे धारा 10, धारा 12 में देखिए, अब अपराधों के जैसे दुष्प्रेरण, अपराधों के दुष्प्रेरण हेतु क्या दंड का प्रावधान किया गया है, अपराधों के दुष्प्रेरण हेतु दंड का प्रावधान किया गया। अभी मान लो कोई व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को उकसाता है ना, कि आप जैसे कि उकसाने का काम कर, दोष सिद्धि हो चुका है कि उसको उकसाया गया है कि, तो उसको 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष सजा, 3 वर्ष दंड इसका, 3 वर्ष से 7 वर्ष सजा, साथ में जुर्माना
ठीक है, ये है 13। लोक सेवक द्वारा अपराधी का उपचार। अब देखिए इसमें क्या है, लोक सेवक द्वारा अपराधी का उपचार। इसका मतलब क्या है, कोई लोक सेवक मान लो इसमें जैसे कि अपने जैसे पद में कोई लोक सेवक अभी वर्तमान में जैसे कार्यरत है, क्या बोल रहा हूँ, वर्तमान में जैसे मान लो लोक सेवक कोई है, वो बैठा है अभी कोई कोई मतलब नौ जॉब में है, और अपने पद का गलत फायदा उठा के अनुचित कार्य करते हुए अपने समृद्धि बढ़ाता है, मतलब समृद्ध बनते चलता है, पैसा जमा करता है, मतलब समृद्धि हासिल करता है गैर कानूनी तरीके से क्या करता है, धन इकट्ठा करता है, धन एकत्रित करता है। तो उस लोक सेवक को क्या करेंगे, उसको दंड का प्रावधान, अगर दोषी पाया जाता है तो पता चलता है कि ये भ्रष्ट है करके, तो 4 वर्ष से लेकर उसको 10 वर्ष तक सजा रहेगी, सजा का दंड दिया जाएगा उसको। ठीक है, समझ गए। अब जैसे कि इसमें देखिए, इसमें दिया है धारा 14 में देखिए, अभ्यासिक क्या है, अभ्यासिक अपराधी के लिए दंड। अभ्यासिक अपराधी के लिए दंड 14 में दिया गया। अब इसका मतलब क्या है, मतलब जो अभ्यास पहले कर चुका है, पहले उसका डबल हो रहा है, दोबारा अपराध कर रहा है, जानबूझ के गलती फिर कर रहा है, ऐसी इस भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत फिर वो जुर्म कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो उसको दंड का प्रावधान है आपका, तो इसको दंड का प्रावधान है आपका 5 वर्ष से लेकर अधिकतम 10 वर्ष तक। डबल बार बार करेगा तो भैया इस बार और बढ़ा देगा उसको 15। अब कोई प्रयत्न करता है भाई, है ना, प्रयत्न के लिए दंड, प्रयत्न के लिए भी दंड, मतलब अपराध के लिए, अपराध करने के लिए दंड, मतलब कोई प्रयत्न करता है, अपराध करने की कोशिश करता है, तो कोई भी व्यक्ति जैसे अपराध करने का प्रयत्न करेगा तो जिसकी अवधि जो है, मतलब जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति अभी अपराध करने का दंड करता है, कोशिश करता है, तो प्रयत्न भी करेगा ना, तो 2 वर्ष से कम की सज़ा नहीं होगी, 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक उसको सज़ा हो सकती है, प्रयत्न करने पर भी, अगर कोई कोशिश भी करता है तो। अब जुर्माना के संबंधित इसमें नियम दिया गया है, जुर्माना नियत करने के लिए, मतलब तय करने के लिए, करने संबंधी जानकारी इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है प्रावधान के अनुसार जो इसमें अनुचित तरीके से जो अर्जित संपत्ति के मूल्य के बराबर अर्थदंड प्रावधान कर, जो अनुचित तरीके से आप धन अर्जित कर रहे हो उसके मुताबिक आपका दंड इसमें दिया जाएगा। तो पहला देखिए 7, 8, 13 और 2, ये सब इसमें शामिल हैं। इसके तहत जो दंड करता है 14 और 15 उसी के समान इसमें हकदार होंगे। अध्याय 4 में देखिए क्या है, मामलों का अन्वेषण। अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ये आपका 17 से 18।
अब इसमें जैसे मामलों का अन्वेषण अब कौन करेगा, 17 से 18 तक इसमें दिया है अध्याय में। तो ये धारा 17 का है। धारा 17 में दिया क्या है मैं ये बता रहा हूँ इसमें। तो मामलों का जो है अन्वेषण, बोलने का मतलब ये क्या है, इसमें धारा 17 में दिया अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन करने हेतु शक्ति, किसको शक्ति रहेगा, जो प्राधिकृत जो अधिकारी रहेगा, प्राधिकृत या प्राधिकारी रहेंगे उनको मतलब शक्ति देता है छानबीन करने के लिए। 1973 जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसके तहत इन लोग छानबीन करेंगे। तो इसमें जो छानबीन की पुलिस द्वारा किया जाएगा, है ना, पुलिस द्वारा छानबीन किया जाएगा। या किसी जगह में आप मजिस्ट्रेट के अगर जुड़ रहे हैं, मजिस्ट्रेट से भी परमिशन ले लेते हैं। जो महानगर किसी बड़े लेवल में आप रहोगे तो मजिस्ट्रेट से परमिशन ले सकते हो, परमिशन द्वारा मतलब मामला सामने आएगा तब इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार तो है, पुलिस द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे मतलब एक नीचे लेवल के मतलब इसमें नहीं होना चाहिए, मतलब पुलिस में भी ऐसे नीचे वाले रैंक लेवल के अधिकारी के मतलब नहीं होना चाहिए। जो सब इंस्पेक्टर ये सब मतलब थोड़ा रैंक होना चाहिए उनका, मतलब 1 स्टार 2 स्टार ऐसे करके उनके द्वारा ही होता है, मतलब किया जाता है। अगर मान लो कि जैसे कि कोई राज्य सरकार अगर बोलता है कि यहाँ जाओ मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए, तब वो क्या बिना वारंट के भी जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। समझे क्या बोल रहा हूँ? कोई राज्य सरकार द्वारा अधिकृत है, मतलब बोला गया आदेश होगा तो जाके वो ना कर सकता है कंप्लेन। ये बोलना चाह रहा हूँ, मतलब सॉरी कंप्लेन का मतलब जांच कर सकता है। अब बैंककारी कोई रहेंगे, है ना, बैंकर के रहेंगे, बैंकर रहेंगे, बैंकर के बहियों खाता, बही खाता का के निरीक्षण की शक्ति, निरीक्षण की क्या शक्ति। इसमें बोला क्या जाएगा, तो धारा 17 के अनुसार तो अभी बताया अन्वेषण करने की शक्ति वो तो देता ही है, पुलिस सभी को देता है। जांच करने के लिए इसमें सभी इसमें है, 17 में भी है 18 में भी है। तो बैंकर जो बुक से निरीक्षण कर सकता है, मतलब जो बैंकों के अधिकारियों की जो उनके दस्तावेजों को क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। कौन चेक कर सकता है? आपका पुलिस कर सकता है, चेक कर सकता है। अगर ऐसी परिस्थिति आती है उनके लेखाओं का, जो किसी व्यक्ति के जो लेखाओं के संबंध में है अधीन कोई शक्ति है, मतलब शक्ति का कोई प्रयोग करने के लिए पुलिस अधीक्षक को पहले जो नीचे के जो पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा, क्योंकि नीचे लेवल रैंक वाले अधिकारी नहीं कर सकते इसको। तो जो उच्च लेवल का जो पुलिस अधिकारी होगा ना उसी के द्वारा ही छानबीन किया जाएगा। जो बैंकर के जो दस्तावेज बही खाता को निरीक्षण किया जाएगा, मतलब स्टार वाले रैंक के अधिकारी हो, बड़े रैंक के अधिकारी हो। चलिए अध्याय 5 में देखिए, ये अध्याय 4 था, इसमें दिया है आपका अध्याय तो 19 से 31 तक इसमें शामिल है। अध्याय 5 में इसमें है अभियोजन के लिए मंजूरी, अभियोजन के लिए मंजूरी और अन्य प्रकीर्ण, क्या दिया, अन्य प्रकीर्ण उपबंध इसमें दिया गया। किसमें दिया गया? इसी में दिया गया। तो धारा 19 देखिए, इसमें धारा 19 के तहत दिया गया अभियोजन के जो पूर्व मंजूरी का आवश्यक होना, अभियोजन के पूर्व मंजूरी का आवश्यक होना इसमें शामिल है। क्या बोल रहा आवश्यक होना इसमें? तो लोक सेवा को ही इस अधिनियम की धारा 7 हो गया, 10, 11, 13, 15 के अधीन कोई भी अपराध करता है इसमें, तो इसमें जैसे पूर्व मंजूरी के बिना अभियोजन नहीं चला, कोई भी योजना नहीं चला पाएगा।
जैसे जिनकी नियुक्ति जो सरकार द्वारा की गई है इसमें शामिल होंगे, या किसी कारण वजह से शंका उत्पन्न होती है किसी व्यक्ति के प्रति, तो मंजूरी जरूरी है। मतलब अभियोजन चलाने से पहले मंजूरी आवश्यक है। किसी भी तरह का मतलब निर्णय लेने से पहले मंजूरी आवश्यक है, चाहे उच्च अधिकारी से हो चाहे किसी से भी। जो लोक सेवक का जो मेन हेड ऑफिस रहेगा वहाँ मतलब मंजूरी इसको चाहिए। धारा 20 में तहत देखिए, जहाँ लोक सेवक, कोई भी लोक सेवक रहेगा, असम्यक लाभ इसमें शामिल है। असम्यक लाभ गृहीत करता है, ग्रहण करता है, तो यह धारणा इसमें शामिल है। देखिए क्या क्या इसमें शामिल है, जैसे कि में क्या उपधारणा में क्या मतलब इसमें क्या, जैसे कि इसमें जैसे कि आप किसी लोक सेवक को लग रहा है कि अभी मतलब कोई केस भी चल रहा है, पूरी तरह से अभी साबित नहीं हुआ कि मतलब उसने इस तरह का कोई भी अपराध किया है, तो इसमें क्या है, जो दंडनीय अपराध करेंगे धारा 7 और 11 के तहत कोई अपराध करता है। धारा 7 इसमें देखिए, धारा 1 7 और धारा 8 के तहत कोई अपराध करता है, सॉरी 11 थे, इसमें 11 आएगा, 11 के तहत कोई अपराध करता है, तो अगर साबित नहीं हुआ है अभी तक, मतलब साबित कर नहीं पाया है ना, मतलब प्रयास हो या किया है कई मतलब गारंटी नहीं है कि किया है, मतलब कुछ उसका अपराध किया है या प्रयास किया है, पूरी तरह से जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक यह धारणा बनाई जाती है। मतलब उपधारणा, पूरी तरह धारणा नहीं, उपधारणा मतलब आधा धारणा बनाई जाती है कि हो सकता है ये मतलब इसने अनुचित कार्य, सम्यक मतलब लाभ के लिए, प्रतिकूल थोड़ा बहुत लाभ उप के लिए, इनाम के लिए ये सब कार्य किया हो, प्रयत्न किया हो करके अनुमान लगाया जाता है। तो ये था 20, ठीक है। अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा कर सकता है, हो सकता है ऐसा, मतलब पूरी तरीके से नहीं मानते, लेकिन उपधारणा एक लगाई जाती है कि हो सकता है इनने लिया हो, शंका के रूप में लिया जाता है। एक है इसमें अभियुक्त का जो है, अभियुक्त जो रहेंगे व्यक्ति का जो है सक्षम साक्षी होना। साक्षी का मतलब अब क्या है इसमें देखिए, साक्षी का इसमें